हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्किट एकेडमी एंड दिस इज़ योर कुलदीप सर। सो गाइज, आज की क्लास में जैसा कि मैंने हेडिंग लिखा हुआ है बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में क्यों स्टडी करना है ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। बोर्स मॉडल ऑफ एटम को जब हम समझ चुके होंगे, इसके बाद जस्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा क्वांटम नंबर के बारे में। किसके बारे में बताऊँगा? क्वांटम नंबर के बारे में। और क्वांटम नंबर जब आप समझ जाओगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, करने लग जाएंगे, आपको आने लग जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किस पे कितना चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये सब जब हम जान जाएंगे देन हम लोग सीखेंगे क्या बनाना, केमिकल फॉर्मूला बनाना। तो आप लोग देख लीजिए कि केमिकल फॉर्मूला को समझने के लिए आप लोगों को पहले बोर्स मॉडल समझना है। बोर्स मॉडल के बाद हम जाएंगे क्वांटम नंबर की तरफ, और क्वांटम नंबर के बाद में जाएंगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद केमिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम दो टाइप से, एक जनरल और एक स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जनरल का तो काम आपका 10th तक में यूज़ हो जाता है, तो हम करेंगे यहाँ पर दोनों टाइप का, ताकि 9, 10th, 11th, 12th सभी उसको कर सको। और 9, 10th वाले भी स्टैंडर्ड वाला ही मेथड यूज़ करो अभी से ही, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं किसके बारे में, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, वैसे तो देखो एटम के बहुत सारे मॉडल्स हैं, है ना। किसके बहुत सारे मॉडल्स आए? एटम्स। अच्छा, मैं एटम बार बार बोल रहा हूँ। लेट्स लर्न समथिंग अबाउट एटम। एटम है क्या? सो आप लोगों को वैसे पता होगा कि ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं इसको डील नहीं करना चाहता था, बट चलिए कोई बात नहीं। सो एटम की बात करते हैं। एटम क्या होता है? तो एटम आपको याद रखना है कि किसी भी मैटर का जो सबसे टेनी पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, टेनी पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटम। ठीक है, अब सबसे पहले गाइज हमारे इंडिया के एक महर्षि थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। नाम याद रखिएगा, क्या नाम था? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने सबसे पहले इस एटम के बारे में बताया था, और आप लोग हिंदी में सुना भी होगा आप लोगों ने, उसको हम क्या बोलते थे? परमाणु, परम अणु। समझ में आ रही बात? और बाद में इसी के सिद्धांतों का यूज करके एक बाहर के साइंटिस्ट थे, विदेश के साइंटिस्ट थे, फॉरेनर थे, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या था? जॉन डाल्टन, जिसने अपना हाइपोथेसिस दिया और कुछ पोस्टुलेट्स दे दिया, और उन्होंने फिर एटम की डिस्कवरी कर दी, ऐसा माना जाता है। लेकिन आपको ये नाम भी याद रखना है, आपको महर्षि कणाद का नाम भी याद रखना है। हमारे इंडिया के बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना दी थी। जैसे इंडिया में फादर ऑफ केमिस्ट्री हम किसको बोलते हैं? तो नागार्जुन को बोलते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सो महर्षि कणाद का नाम लोग याद रखिएगा। परमाणु दैट मीन्स एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो आप लोगों के पहला नाम माइंड में आना चाहिए, महर्षि कणाद। देन आफ्टर क्या? 1809 पे डाल्टन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये जो डाल्टन साहब थे, इन्होंने बोला था कि एटम जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी डिविजिबल। लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए बाद में जिन्होंने इस मैटर एटम को धीरे धीरे डिवाइड भी करने लग गए। समझ में आ रही बात? जिसमें सबसे पहला नाम आता है रदरफोर्ड का। किसका नाम आता है सबसे पहले? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड को हम लोग बेसिकली फादर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस बोलते हैं। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय जाता है। और कभी कभी अगर ऑप्शनल MCQs वाले क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय अगर बोला और उसमें गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है, देन यू हैव टू टेक द आंसर एज रदरफोर्ड। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सो रदरफोर्ड ने सबसे पहले एटम को किस में डिवाइड कर दिया? न्यूक्लियस में एंड नेगेटिव पार्टिकल्स में। ठीक है, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए भाई, दूसरे साइंटिस्ट को ले लेते हैं। तो दूसरा एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गाइस जे थॉमसन। क्या नाम था? जे थॉमसन। इन्होंने एटम का एक वाटरमेलन स्ट्रक्चर भी दिया था। ठीक है, और एटम से ही इन्होंने इस नेगेटिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी का श्रेय जाता है। और इन्होंने इस नेगेटिव पार्टिकल्स को बाद में क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया। क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिसको मैं फर्दर क्लासेस में जब बताता जाऊँगा। ठीक है, जब हम लोग 11th के सीरीज़ स्टार्ट कर रहे होंगे, जब 11th के टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे होंगे वहाँ पास।
ओके, सो ये भी याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन्स के बाद इसी में आता है आपका क्या, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी का श्रेय जाता है गाइस जेम्स चैडविक को, सॉरी गोल्डस्टीन। अब मैं यही बोल रहा था आपको कि अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए ऑप्शन में अगर रदरफोर्ड है, देन यू हैव टू टेक द आंसर एज रदरफोर्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, द लास्ट वन एक और आता है आपका न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस में ही पाया जाता है और इसका जो है डिस्कवरी का श्रेय जाता है दैट इज़ जेम्स चैडविक। इन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग आगे की क्लासेस में डील करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एटम को फर्दर डिवाइड कर दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज, जीरो चार्ज। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस पे, इस बात को ध्यान रखना। और यही न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल होता है एटमिक मास के लिए। किसके लिए, किसी भी एटम में कितना मास होगा उसको कौन बताता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलो आते हैं वापस टॉपिक पे, जो कि है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले बहुत सारे मॉडल आए, जैसे रदरफोर्ड का वाटरमेलन स्ट्रक्चर, फिर अल्फा स्कैटरिंग पे बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे रदरफोर्ड ने। तो इन सब के बेसिस पे कुछ ना कुछ मॉडल आते गए, लेकिन सबसे वैल्यूएबल, सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल किसका था, बोर्स एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। उसने क्या बोला, बोर्ड साहब ने ये बोला कि भाई कोई भी न्यूक्लियस, मतलब कोई भी एटम है, उसमें सेंटर पे क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस, ये हमको मालूम है, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही होगी। और इसी सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं गाइस, ऑर्बिट बोलते हैं। ध्यान रखें, क्या बोलते हैं, इसी सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो बोर एटॉमिक मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि कोई भी कोई भी एटम में सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। देखो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं गाइज, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो बाहर में है, यहाँ पास कौन रोटेट कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे रोटेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। ऑर्बिट तो समझ गए हम लोग कि जहाँ पास इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ध्यान रखना, क्या करते हैं, जहाँ पास इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। अब देखो, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, बोथ आर डिफरेंट। जैसे मान लो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग क्या होगा, ये पाथ होगा। तो ये जो पाथ होगा दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्बिट। लेकिन ये ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, तो ये अगर स्फेयर है तो इस स्फेयर को हम बोलेंगे ऑर्बिटल। तो जहाँ पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दैट 3D शेप या 3D स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द ऑर्बिटल। और जहाँ पास इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्बिट, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोगों को माइंड में रखनी है। अब कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जो बोर्स के मॉडल के थे, वो भी आपको याद रखना है। सो जो दो चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ बस, बाकी चीज़ें हम लोगों को कोई मतलब नहीं। तो ऑर्बिटल या सेल भी उसी को बोलते हैं, या एनर्जी लेवल भी उसी को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पास मान लो कि कोई ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल में मान लेते हैं ऐसे 3 ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर जाना है, ठीक है। हुआ क्या था, जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें ये प्रॉब्लम था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी ख़त्म कर करके कहाँ पहुँच जाता था, न्यूक्लियस पे। लेकिन बोर ने उसको करेक्ट कर दिया, उसने बोला कि भाई अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी बाहर से, और अगर ऊपर से नीचे आना है तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। बिना एनर्जी लिए दिए कोई काम यहाँ पास नहीं होने वाला है। तो ये करेक्शन था किसका, बोर मॉडल में, ठीक है। चलो, तो पॉस्टुलेट जो आपको याद रखना है वो ये है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई, तो होते हैं 2n²। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको याद रखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n²। ध्यान रखिए गाइस, 2n²। अब उसी के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल अपने पास 1 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 2 × 1² दैट मीन्स 2। अगर 2 ले लेता हूँ मैं तो कितने हो जाएंगे यहाँ पास, तो 2 × 2 का स्क्वायर कैसा होगा, 2 × 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 × 2 कितने आ गए, 8। एन की वैल्यू मैं अगर 3 ले लेता हूँ इट विल गिव 18, ऐसे करके वो आगे बढ़ेगा। एन की वैल्यू अगर आप 4 ले लोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 32।
ठीक, खैर इसको हम लोग क्वांटम नंबर पे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कहाँ पे 2, कहाँ पे 8, कहाँ 18 और ये क्यों। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? चलो, तो ये चीज़ें हम लोगों को याद रख, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया। सेकंड, एक और पॉइंट याद रखना है जो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, कि किसी भी ऑर्बिटल, मान लो ये एक ऑर्बिटल है, जैसे मान लेता हूँ मैं एक पी ऑर्बिटल है। अब इस पी ऑर्बिटल में 3 सब सेल होंगे और इस एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिए। पहला हमने क्या जाना कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n²। सेकेंड चीज़ हमने क्या जान लिया यहाँ पास कि एक सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो, तो 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा बोर्स मॉडल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग सीख रहे होंगे किसके बारे में, क्वांटम नंबर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।